स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम आज माध्यमिक परीक्षा 2018 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो उस समय जो सिलेबस था बोर्ड का और आज का जो वर्तमान में जो विज्ञान विषय का जो सिलेबस है, उस वो काफ़ी चेंज है। तो हम इस पेपर के अंदर वही सवालों का सॉल्यूशन देखने वाले जो आज वर्तमान में जो सिलेबस हमें दे रखा है, उन्हीं सवालों को सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले ही सवाल से। हमारा जो पहला सवाल है, शुरुआत करते हैं हमारे पहले ही सवाल से। हमारा जो पहला सवाल दे रखा है कि लार द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। तो देखिए, लार द्वारा स्रावित जो एंजाइम होता है, तो हमारी लार के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, हमारे जो होता है वो होता है हमारा टाइलिन या एमिलेज। टाइलिन या एमिलेज एंजाइम जो होता है वो लार द्वारा स्रावित होता है। अगला सवाल है सर्वदाता रक्त समूह का नाम। सर्वदाता रक्त समूह जो हाल ही के जो सिलेबस में है, ये नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सर्वदाता रक्त समूह का मतलब होता है जो अन्य ब्लड ग्रुप्स, जो देखो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। इसमें जो सभी और अन्य ब्लड ग्रुप्स को अगर खून दे सकता है, जो सभी रक्त समूह को खून दे सकता है, उसको हम बोलते हैं सर्वदाता। और सर्वदाता जो रक्त समूह कौन सा होता है, जो ओ होता है। ओ जो होता है ब्लड ग्रुप, ये सर्वदाता होता है। एक होता है सर्वग्राही, जो सभी से खून ले सकता है, तो वो कौन सा होता है, ए बी होता है। तो ये ध्यान में रखना है, ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, ओ होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला सवाल है एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। तो देखिए, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, अपने याद रखना है CnH2n-2। तो ये CnH2n-2 ये फॉर्मूला है एल्काइन का। तो आपको याद रखना है कि एल्काइन का सामान्य श्रेणी सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगला है 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, 1 किलो की एक 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 KWH यानी कि किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल मात्रकों की संख्या होती है। तो वो होती है आपकी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होती है। तो ये याद रखना है आपको कि जो 1 किलोवाट आवर में जो इसका जूल में जो मान होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होती है। अगला सवाल है मनाली अभ्यारण्य किस राज्य में। देखिए, अभी हाल ही के वर्तमान में सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मनाली जो अभ्यारण्य है वो है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही एक सुंदर जगह है, जो देखने योग्य है। तो वो अभ्यारण्य अपने हिमाचल प्रदेश राज्य में है। खरीफ की एक फसल, ये भी आज हाल ही के जो वर्तमान सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन बता देता हूँ कि खरीफ की फसल जैसे बाजरा, सोयाबीन, मक्का, धान, जो भी है बाजरा वगैरह, सोयाबीन, मक्का है, कपास वगैरह, ये सारे के सारे आपके खरीफ की फसल में आती है। विश्व में जैव विविधता के कुल कितने तप्त स्थल है। तो ये भी हाल ही के मतलब वर्तमान सिलेबस में नहीं दे रखा, ये पिछले सिलेबस में था, लेकिन बता देता हूँ कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो विश्व में भी कितने हैं, 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ये याद रखना। ये भी जो सवाल मैंने बताया छठा सातवां, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, वैसे पांचवा भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दिया आपके नॉलेज के लिए। चलते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल दे रखा है हमारा कि आपके रक्तचाप मापने वाला यंत्र हो। तो देखिए, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं, आपके रक्तचाप मापी, या फिर उसको हम बोलते हैं स्फाई स्फाई गमो स्फाई गमो मैनोमीटर। याद रखना पूरा नाम, स्पाई गमो मैनोमीटर। तो ये होता है आपका रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्पाई गमो मैनोमीटर जो होता है, वो अच्छे से आपको याद रखना है। अगला है माँ के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। ये भी आज के वर्तमान सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि ये 2018 का पेपर है, इसलिए माँ के दूध में पाया जाने वाला यानी कि कौन सा एंटीबॉडी जो होता है, जो माँ के दूध से उसके बच्चे को या उसको आपके भ्रूण को मिलता है, जो भी है, तो वो होता है आपका IgA।
देखो मैं इसका सिर्फ आंसर बता रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये प्रश्न अभी सिलेबस में नहीं है। IgA, गर्भ रक्ताणु कोरकता उपचार के लिए कौन सा टीका उपचार में यूज किया जाता है? तो ये भी वर्तमान सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि उसके लिए IgG टीका या उसका वैक्सीन के लिए आपने उपचार में यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं, एक ही पदार्थ व समान लंबाई के चालक तारों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए और प्रतिरोध के मध्य आरेख बनाना है। तो देखिए आपको आर और ए के बीच में एक आरेख बनाना है। तो जैसे कि ये आर आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, ये ए दे रखा है, तो आप इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपका आपके क्या बने सकता है, बनेगा यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा, यानी कि आर यानी प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच में इस प्रकार से आपकी ग्राफ बनेगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध और लंबाई के बीच में, एल के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये याद रखना है कि जैसे कि ये आर है, ये एल है, तो उस कंडीशन में आपको पता है जैसे कि इस प्रकार से एक सीधी रेखा में एक ग्राफ बनेगा प्रतिरोध और लंबाई के बीच में, और प्रतिरोध और क्षेत्र अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के बीच में जो मैंने पिछला बताया वो आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की आंतरिक विविध शक्तियों के बारे में किसे कहते हैं, ये अभी के हाल फिलहाल के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम डिस्कस अभी के लिए नहीं करेंगे। जीवाश्म किसे कहते हैं, वैसे ये भी नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। जीवाश्म, जीवाश्म यानी होता है जीवों के अवशेष, मर्त अवशेष, जीवों के मर्त अवशेषों से जो ईंधन बनता है, जो जो जिसका उत्पादन होता है ईंधन के रूप में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये कोयला वगैरह, नेचुरल गैसें, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके जीवाश्म में आते हैं। और मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेष अंगों के नाम, अवशेष अंग की बात करें तो आपके जैसे कि आपका अक्कड़दाढ़ है, कर्णपिन्ना है, ये सारे, ये कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसका कोई रोल नहीं होता है शरीर के अंदर, तो वो अवशेष अंग में आते हैं। जिनका कोई उपयोग नहीं होता उसको अवशेष अंग कहते हैं। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रखा है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम। तो देखो ये भी अभी सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान था, उसका नाम था आपके आर्यभट्ट, आर्यभट्ट था। और ये भी देखो महत्व क्या है, ये तो आपको पता ही है कि लो सैटेलाइट लॉन्च करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जो सवाल आपके जो वर्तमान सिलेबस में उसको देखेंगे हम। श्वास विश्लेषक द्वारा शरीर में कितनी मात्रा में अल्कोहल का उपयोग, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये कॉमन सा सवाल है, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सड़क सुरक्षा के बारे में, भाई सड़क सुरक्षा शिक्षा कितनी जरूरी है, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो ये सारी चीजें सवाल है जो पिछले पेपर में आया हुआ है। विषाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम, तो देखो ये भी अभी सिलेबस में, लेकर बता देता हूँ कि विषाणुओं से होने वाले रोग जैसे कि खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, इसके अलावा खसरा है, मीजल्स है, तो कई सारे मैंने रोग बताए हैं विषाणुओं से होने वाले रोग। तंबाकू में पाया जाने वाला एल्कलॉइड, ये भी सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देगा तंबाकू के अंदर पता है निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटियाना टोबेकम। वैसे निकोटियाना टोबेकम पूरा नाम है, लेकिन इसको ये जो जो ये नशीला पदार्थ जो होता है कौन सा होता है आपका, निकोटीन होता है। तंबाकू से होने वाली हानियां पता ही है, तंबाकू से क्या क्या नुकसान होता है, कैंसर से ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, लंग्स इफेक्ट होते हैं काफ़ी इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, देखिए धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि करते हैं, यानी कि पॉजिटिव। जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं वो धनात्मक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया के में जो कमी लाते हैं या उसके वेग में कमी लाते हैं, उसकी कमी लाते हैं या उसको कम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, देखो विद्युत अपघटन की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा होगा कि जैसे कि एनोड और कैथोड वाले 2 सिरे होते हैं, तो धन वाला सिरा और ऋण वाला सिरा एक दूसरे के मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं आपके कैथोड और एनोड, तो किस प्रकार से उनका एक एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रोडों के ऊपर इनका ट्रांसफर होता है, जो विद्युत अपघटन कहलाता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। ऊष्मीय अपघटन यानी कि इस ऊष्मा की उपस्थिति में जो अपघटन, एक पदार्थ टूट कर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। संकलन, संकलन का मतलब है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन तो पता ही है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि C+O2, तो आपका CO2 हो गया, तो ये एक संयोजन हो गया। और विस्थापन अभिक्रिया तो पता ही है, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
झूम खेती, देखो झूम खेती अभी के सिलेबस में नहीं है, बता देता हूँ कि झूम खेती में क्या होता है कि खेतों को अंदर उसमें आग लगाई दी जाती है, आग जलाया जाता है और आग से पूरे उसमें जो भी खेत में फसलें या जो भी इसमें जो अपशिष्ट होते हैं उनको जला दिया जाता है और उसके राख का उपयोग खेती में उपयोग में लिया जाता है। तो ये कुछ झूम खेती कहलाती है। बाकी इसका उपयोग जो घटक है ये पिछले सिलेबस में आया हुआ सवाल है 2018 के अंदर, जो आज वर्तमान सिलेबस में नहीं है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं पता है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो चैप्टर जो है दे रखा है, ये भी वर्तमान सिलेबस में नहीं दे रखा है। आगे दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आईयूपीएसी नाम जो वर्तमान सिलेबस में है कि CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 मैथिल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 मैथिल और 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। और 2 मैथिन, देखो यहाँ पर कार्बन 2 के साथ में ये देखो 1, अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, और नंबर 2 के साथ में मैथिल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर CH2 कितने कार्बन? 3 कार्बन है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पर 2 मैथिल 1 प्रोपीन आएगा। आगे दे रखा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 1 2 3 और 4, यानी कि आपके 4 कार्बन परमाणु है यहाँ पर, ये 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 2 आपके ब्यूटीन, यानी कि 2 ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, सिंगल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ब्यूटीन हो जाएगा। CH3 CH देखो यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। Cl क्या है? एक प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से ऐड है यहाँ पर? 1 2 3 और 4, तो नंबर 2 से ऐड है। तो यहाँ पर पहले आपके जो प्रकार्यात्मक समूह उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन जुड़ा हुआ? 2 से जुड़ा हुआ, तो आएगा 2 ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो फिर अनुलग्न क्या जुड़ेगा? ब्यूट जुड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए पीछे क्या जुड़ जाएगा? एन जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखो इस प्रकार से आपको आईयूपीएसी नाम आने चाहिए, 1 2 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, बोर्ड में। अगला सवाल है रेशम कीट के लार्वा का नाम, अभी हाल फिलहाल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि रेशम कीट के लार्वा का नाम क्या होता है? कैटरपिलर। कैटर रेशम, देखो रेशम कीट, अब पता ही है रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। तो इसके लार्वा को क्या बोलेंगे? कैटरपिलर बोलेंगे। मधुमक्खी पालन से उत्पाद 2, देखिए मधुमक्खी से मोम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, पैराफिन मोम तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको लिखना है। रेशम कीट के दार रेशे का धागा, तो ये भी सिलेबस में नहीं, लेकिन आप पिछले सिलेबस में था, तो ये दे रखा है। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? जब F2 पीढ़ी का संकरण प्रभावी समयुग्म जनक के साथ करवाया जाता है तो लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप अनुपात कितना होगा? तो देखिए व्युत्क्रम क्रॉस की बात करें तो मतलब 2 जनकों के बीच में किस प्रकार से व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है। जैसे कि F2 पीढ़ी समयुग्म जो प्रभावी, जैसे कि कैपिटल टी लंबे पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। F2 पीढ़ी का संकरण यानी कि प्रभावी, जैसे मान लो लंबे पौधों के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, तो संतति पीढ़ी में लक्षण प्ररूप इसका क्या बनता है? तो हमने पढ़ा होगा कि उस कंडीशन के अंदर हमने जैसे कि जैसे कि पढ़ा होगा कि दो विपर्यासी लक्षणों के बीच में जब F2 पीढ़ी में क्रॉस करवाया जाता है, तो हमने पढ़ा होगा मेंडल के नियम के अनुसार कि द्विसंकर संकरण में किस प्रकार से 9:3:3:1 जो लक्षण प्ररूप रेशियो आता है। यहाँ पर F2 पीढ़ी का दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको लक्षण प्ररूप और इसका जीन प्ररूप रेशियो बताना है। ठीक है। विरंजक शोण का सूत्र, तो देखो विरंजक शोण का सूत्र की बात करें तो विरंजक शोण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी विरंजन क्रिया को समझाइए। विरंजन क्रिया की बात करें तो ये क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्लोरीन रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन रिएक्शन करता है तो उत्पाद में क्या बनता है? CaOCl2 बनता है, साथ में क्या बनता है? जल बनता है। तो ये विरंजक शोण की विक्रिया। ये विरंजन चूर्ण बनाने के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या होता है आपका बुझा हुआ चूना, किसके साथ में रिएक्शन करेगा? क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो विरंजन चूर्ण बनाएगा, साथ में जल का निर्माण करता है। थोड़ा माफी चाहूँगा यहाँ पर, जो लिखने पर जो हैंड राइटिंग थोड़ी सी उस हिसाब से क्लियर आपको समझ दिख नहीं होगा, लेकिन
थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इसको समझने का जो मैं बता रहा हूँ। जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया का नामांकित चित्र। वैसे देखो, अगर जिंक की मैं देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया बता देता हूँ कि मान लो जिंक की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम अम्ल के साथ में, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कोई धातु के अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4। ये जिंक है, ये H2SO4 अम्ल है। तो जब इसके साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, साथ में भी निकलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इतना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में कि जब धातु के अम्लों के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है कि यहाँ पर एक दे रखा है ओम के नियम का प्रयोग करते हुए दो प्रेक्षण प्राप्त किए गए। देखो अमीटर के अंदर दे रखा है और वोल्ट मीटर के अंदर दे रखा है। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, देखो आर निकालना है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें दे रखी है, अमीटर और वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर देखिए बात करें तो आर, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर V/I। आर बराबर क्या होता है, VI। वी आर बराबर देखो वी, अगर बात करें तो अपने क्या पढ़ा होगा, आई बराबर क्या होता है, V/R। आर बराबर क्या होता है, अगर आर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर आर निकालने के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है 0.5 एम्पियर की धारा, और यहाँ दे रखा है आपके विभवांतर दे रखा है। तो आर देखो आई बराबर क्या होता है, जैसे कि आई बराबर की बात करें तो V/R होता है। अगर V/R होता है तो V बराबर क्या होता है, V बराबर बात करें तो क्या होगा, IR होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए तो V कितना है, यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ V वोल्ट विभवांतर में दे रखा है और धारा कितनी दे रखी है, 0.50 एम्पियर दे रखी है। तो यहाँ पर अगर प्रतिरोध में इसको फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, जैसे कि दो आपका वो है विभवांतर V2 है, धारा कितनी है 0.5 है, 0.50। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव से यहाँ पर एक ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, ऊपर कितनी संख्या है, 2 संख्या है यहाँ पर दशमलव के बाद। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर देखो इसमें अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आगे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर भी आपके मीटर पाठ्यांक में बात करें तो इसके अंदर भी ये धारा दे रखी है और इसका वोल्ट मीटर में पाठ्यांक दे रखा है। तो इसमें रेजिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर दे रखा है कि 25 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध जो 12 वोल्ट के संचालन बैटरी जुड़ी हुई है, इसमें 15 मिनट धारा प्रवाहित होती है तो कुल उत्पन्न ऊष्मा। देखिए जूल तापन का नियम आपको याद होना चाहिए कि जो उत्पन्न ऊष्मा जो H बराबर होती है वो I²RT, यानी कि आपकी धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है। तो आपको वो फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लगाना है। जैसे कि आपके R कितना है, 25 है, और धारा कितनी बह रही है आपके, I²RT 12 वोल्ट की संचालन बैटरी जुड़ी हुई है, तो उसमें मान आपको निकालना है। तो इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें फॉर्मूला लगा के आपको इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। बेसिक देखो इसके ऊपर बेस जो जूल तापन का नियम है, इसके ऊपर आपके प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। 40 किलोग्राम की एक वस्तु लगाने पर, ये भी आपके हाल ही के सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं दे रखा है। फिर बात करते हैं अगले सवाल को चलते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं, बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जीव जंतुओं की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। सिलेबस में नहीं है अभी के लिए। तो जैव विविधता में सब स्थानीय क्या होता है, बहि स्थानीय क्या होता है। देखो सब स्थानीय में क्या होता है कि जो जीव जंतुओं की जो प्रजातियां होती हैं या जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है वो एक नेचुरल क्षेत्र में या प्राकृतिक आवास के अंदर किया जाता है। जैसे कि आपके अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। तो वो जो प्राकृतिक क्षेत्रों में जब जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है उसको तो हम बोलते हैं सब स्थानीय। बहि स्थानीय में फिर क्या होता है कि प्राकृतिक आवास से अलग ऐसे क्षेत्रों के अंदर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। जैसे कि आपके चिड़ियाघर है, जू हो गया, सफारी पार्क हो गया, या ये जो ऐसे एरिया होते हैं जो जिसके अंदर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग उनका संरक्षण किया जाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बहिस्ताने बोलते हैं। आनुवांशिक विविधता क्या है, जैव विविधता के भी देखो आनुवांशिक विविधता यानी कि
जेनेटिकली कैरेक्टर्स यानी कि जीव आनुवांशिक रूप से विभिन्नता पाई जाती है, तो वो भी हाल ही के सिलेबस में नहीं है। श्वसन किसे कहते हैं पता ही है आपको, श्वसन क्या होता है? ग्लूकोज के अणुओं का विघटन होता है। देखो ग्लूकोज के अगर 6 कार्बन परमाणु टूटते हैं किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर, फिर 3 कार्बन आपके पाइरूवेट बनते हैं, कण जो अणु बनते हैं, वो किसकी कंडीशन ऑफ स्थिति में टूटते हैं? ऑक्सीजन अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वैसे श्वसन पता है कि श्वसन के रूप में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और CO2 को हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है श्वसन की क्रियाविधि, यानी भाई हमारे के पूरे शरीर में किस प्रकार से श्वसन होता है, किस प्रकार से श्वास नली होती है, श्वसनी होती है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वायु कुपिका होती है, किस प्रकार से हमारे इसमें इसका ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, CO2 का बाहर रिलीज होता है, तो आपको पूरी इसकी क्रियाविधि लिखनी है इसके अंदर। अगला सवाल दे रखा है मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम। तो मादाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? आपका अंडाशय होता है। मादाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। नर में कौन सा होता है? वृषण होता है। मादा जनतंत्र का चित्र बनाना है और मादा प्रजनन की 2 अवस्थाओं के नाम लिखने हैं। तो मादा प्रजनन की यहाँ पर क्या करनी है? 2 अवस्थाएं बतानी है कि मादा प्रजनन में किस प्रकार से अवस्थाएं की बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की 2 फेजेस अवस्था होती है। देखो फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन से पहले, निषेचन के पश्चात कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलता है उस कंडीशन के अंदर। आवर्त सारणी में अभी आप आवर्त सारणी नहीं दे रखी है, ये भी आपके अभी नहीं है, सिलेबस में नहीं है आपके। उपरोक्त यौगिकों में कैल्शियम, सोडियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की सूजकता। तो देखो यहाँ पर सूजकता बतानी है कि कैल्शियम की सूजकता कितनी होती है। कैल्शियम अगर बात करें तो अपने 20 परमाणु क्रमांक पर आता है, तो इसका बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम की बात करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कोश में। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन कितने पर आता है आपके? सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन इसके बात करें, इसके अंदर आपके एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसके अंदर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 हो गई। और इसके अलावा आपके बात करें तो सिलिकॉन, तो देखो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम। सिलिकॉन की बात करें तो अपने क्या होता है? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन 14 पर आता है। गैलियम, जर्मेनियम की बात करें तो वो सब जर्मेनियम, आर्सेनिक हो गया, वो तो आपके उप धातु हो गए। और यहाँ पर सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। और 14 की बात करें तो यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? यहाँ पर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं सिलिकॉन के अंदर। इसकी वैलेंसी आपको पता करनी है यहाँ पर। फिर बात करते हैं अगले 2 सवाल, किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम तो मैंने अभी बता दिया। एक तो सिलिकॉन बता दिया, ये जर्मेनियम बता दिया, आर्सेनिक बता दिया, तो ये सारे उपधातु हैं। यहाँ पर उन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, तो देखो सबसे पहले क्या आता है आपका? लिथियम आता है। उसके बाद क्या आता है आपके? सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर क्या आएगा आपके इस पारगमन में? सीजियम आएगा। तो उनको नंबर वाइज उनको आगे छोटे से बड़े में आपको रखना था। अगला सवाल है, सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्यास्त के पश्चात तो सूर्य दिखाई देता है। कारण पता ही है आपको, वायुमंडलीय अपवर्तन याद रखना है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या अभिप्राय? आपने देखा होगा प्रिज्म में से जब एक प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो उसके बाद 7 रंगों की पट्टी के अंदर विभाजित हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी हाल ही के सिलेबस में नहीं दे रखा है, डिस्कस करने के बाद। पानी से भरे कांच में पानी से भरे कांच के अंदर मुड़ी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, तो इसका भी रीजन क्या होता है? आपके अपवर्तन। ठीक है। लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है P बराबर 1/f, याद रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? D यानी कि डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। ठीक है। फिर बात करें अपने, अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का चित्र बनाइए जिसमें बिंब उसके वक्रता के अंदर C और फोकस के बीच में दे रखा है। जैसे कि आपके
जैसे कि आपके दर्पण दे रखा है आपका ये, मैं ऐसे भी इसको बना रहा हूँ डायग्राम को ऐसे। और यहाँ पर दे रखा है कि एफ है, यहाँ पर एफ है और यहाँ सी है। वस्तु जब यहाँ रखी हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि देखो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी आपके यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, जो मुख्य फोकस से गुजरे तो आपके यहाँ से जहाँ पर प्रकाश की किरण मिलेगी वहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर था 2018 का, जिसके अंदर हमने उन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा जो आज के वर्तमान में सिलेबस में दे रखे हैं, और कुछ ऐसे सवालों के भी हमने सॉल्यूशन देखे जो सिलेबस में नहीं भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे जो रिपीटेड हर साल एग्जाम में होते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ऐसे सवालों के सॉल्यूशन मिल गए होंगे। तो और इम्पोर्टेंट है कि आप जितना हो सके रिवाइज करते रहिए, जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक की चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।